हेलो दोस्तों, आज इस सेशन में मैं आपको इंडियन इकोनॉमी से संबंधित एक नया टॉपिक लेके प्रस्तुत हुआ हूँ और उस टॉपिक का नाम है अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया एंड इट्स सॉल्यूशन। हिंदुस्तान में बेरोजगारी की समस्या और उसका समाधान। अब ये आपको यूपीएससी में भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, एमपीपीएससी में पूछ सकता है और अदर स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि बेरोजगारी हमारे देश की बहुत बड़ी समस्या है। और आज़ादी के बाद से जितने भी सरकार आई हैं उनका एक ही मकसद या सबसे प्राइम जो मकसद रहा है वो है बेरोजगारी को दूर करना। हालांकि ये अलग बात है कि उसमें हम अभी तक सफल नहीं हुए हैं और अधिकांश जो हमारे यहाँ जो बेरोजगारी है वो क्या है, स्ट्रक्चरल। जैसे कि आप अभी हम बताएंगे आपको संस्थागत, हिंदी में कहेंगे संस्थागत। वो संस्थागत क्यों होता है कि जब जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है, जो मैंने आपको पहले बताया था कि 3 प्रकार के कंट्री हैं, डेवलप्ड कंट्री, डेवलपिंग कंट्रीज और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़। ये जो डेवलपिंग कंट्रीज है या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है उसमें जो बेरोजगारी की समस्या है वो क्या है, स्ट्रक्चरल है, संस्थागत है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि व्हेन देयर इज ए शॉर्टेज ऑफ कैपिटल एंड इक्विपमेंट एंड, जैसे कि आप जानते हैं कि कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी करने के लिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी यदि हम आर्थिक क्रिया करेंगे तभी रोजगार भी उत्पन्न होगा। और आर्थिक क्रिया के लिए हमें क्या क्या चीज़ चाहिए, लेबर मैन पावर चाहिए जिसको लेबर फोर्स कहते हैं, कैपिटल चाहिए, पूंजी चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी हमेशा होता रहना चाहिए। और चूँकि डेवलपिंग कंट्रीज़ में इस चीज़ की, इन सब चीज़ों की कमी होती है, एक इंटरप्रेन्योर क्लास की भी कमी होती है, लोग जोखिम ज़्यादा लेना नहीं चाहते हैं। तो और जो टेक्नोलॉजी है वो ऑब्सोलीट हो गया है और अभी वर्तमान स्थिति में वो कम्पीट नहीं कर पा रहा है। तो ऑल दीज आर फैक्टर्स विच गिव्स राइज टू अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि जो लोगों को लेबर फोर्स को खपाने की क्षमता उस इकोनॉमी में नहीं होती है और ये इसको बोलते हैं संस्थागत या स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। हमारे देश में भी संस्थागत अनएम्प्लॉयमेंट है। क्यों? कि हमारे देश में भी पूंजी का अभाव है, हमारे देश में भी बहुत सारे जो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन होना चाहिए वो समय पर नहीं हो रहा है। और इसके अलावा हमारे देश में भी जो इंटरप्रेन्योर क्लास हैं वो भी उतना जोखिम लेने के लिए तैयार नहीं हैं। एफडीआई का इनफ्लो जो मैंने आपको बताया था वो भी अगर विश्व के मानचित्र पर आप देखें तो हमारे यहाँ सबसे कम इनफ्लो है, मैंने 3.06% बताया था। जबकि अगर आप ब्राज़ील को देखें इसी पीरियड में और चाइना को देखें तो बहुत ज़्यादा कैपिटल, ये फॉरेन डायरेक्ट जिसको कि एफडीआई कहते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो भी हमसे बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए पूंजी के अभाव होने के कारण से, इक्विपमेंट का कमी होने के कारण से, अपग्रेडेशन उसका समय पर नहीं होने के कारण से हमारे जो लेबर फोर्स, चूँकि हिंदुस्तान में लेबर फोर्स तो काफ़ी तादाद में है लेकिन इसमें जो अनस्किल्ड लेबर है वो बहुत ज़्यादा है। और इसीलिए अभी आपने देखा होगा कि भारत सरकार ने कौशल विकास योजना शुरू किया हुआ है और जो मैंने पहले बताया था कि हर डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने कौशल विकास केंद्र खोला है जिसमें कि लोगों को स्किल्ड किया जा रहा है, उनको कौशल प्रदान किया जा रहा है। तो एक तो हुआ स्ट्रक्चरल टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में, एक स्ट्रक्चरल बेरोजगारी होता है, दूसरा होता है साइक्लिक। जो दोस्तों साइक्लिक जो बेरोजगारी होता है वो क्या है, वो है डेवलप कंट्री के लिए। जब किसी चीज़ का जब डिमांड जो है वो अगर नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में साइक्लिक बेरोजगारी होती है और जिसको कि हिंदी में चक्रीय बेरोजगारी कहेंगे। और ये जो है वो टेम्पररी होता है, जैसे कि जो अर्थशास्त्री लॉर्ड केनिस या किन्स
का कहना है कि ये डेवलप कंट्री की विशेषता है। अब 1930 में जो डिप्रेशन हुआ था वो बेसिकली साइक्लिक बेरोजगारी था, क्योंकि वहाँ पर जो डिमांड था वो ख़त्म हो गया था। तो डिमांड ख़त्म होने के कारण से उत्पादन ठप पड़ गया और इसी कारण से वो साइक्लिक बेरोजगारी डेवलप कंट्री में समय समय पर होता रहता है, लेकिन वो टेम्पररी होता है, वो कोई परमानेंट नहीं होता है। फिर समय के साथ में 6 महीने 10 दिन के अंदर में पुनः जब इंडस्ट्रीज पटरी पर आ जाते हैं तो साइक्लिक बेरोजगारी भी ख़त्म हो जाता है। तीसरा जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है टेक्नोलॉजिकल। जब टेक्नोलॉजिकल मतलब तकनीकी बेरोजगारी क्या होता है, जब जैसे मैंने अभी बताया कि बहुत सारे इंडस्ट्री में जब उसके टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो जाते हैं, पुराने पड़ जाते हैं, तो फिर वहाँ के जो कर्मचारी उसको छटनी करना होता है, क्योंकि वो उतने तादाद में प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। अब फिर अगर उसको अपग्रेडेशन कर दिया जाए तो उस हालत में फिर उसको बेरोजगारी को दूर किया जा सकता है। इसके बाद एक सीजनल बेरोजगारी होता है। सीजनल जैसे कि एग्रीकल्चर में हिंदुस्तान में आप देखते हैं जहाँ जहाँ भी ग्रीन रिवॉल्यूशन अभी नहीं हुआ है वहाँ पर या ड्राई लैंड में जो एग्रीकल्चर होता है उसमें हम क्या देखते हैं कि किसान रबी के फसल के समय में और जो रबी जो नवंबर में जो बोया जाता है उसको रबी फसल कहते हैं, और जो मई जून जुलाई में जो पैडी वगैरह का जो खेती होता है तो इसके पीरियड में जो आप देखेंगे कि मार्च के बाद से लेकर के जून जुलाई तक किसान बैठे रहते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, सीजनल बेरोजगारी। और खेती भी लगातार नहीं होती है। जैसे एक बार आपने खेती में गेहूं में पानी दे दिया और उसके बाद में फिर आप 20 दिन आपको कोई काम ही नहीं करना है, तो इसलिए ये भी जो है वो सीजनल का ही एक वेरिएशन है। और इसके बाद दोस्तों एक होता है डिस्गाइज्ड, छुपी हुई बेरोजगारी। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि जहाँ पर 10 आदमी को काम करना चाहिए वहाँ पर 15 आदमी काम कर रहा है। कहने के लिए तो 15 लोग रोजगार में हैं, लेकिन कायदे से ये क्या है, एक डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि वो 15 आदमी कोई ज़्यादा प्रोडक्शन तो कर नहीं रहा है, तो वो 10 आदमी के काम को 15 आदमी कर रहा है। और इसके बाद में होता है फ्रिक्शनल बेरोजगारी। अब दोस्तों जैसे कि लेबर फोर्स एक जगह से दूसरे जगह कुछ समय के लिए जब उनको ट्रांसपोर्ट करके दूसरे जगह काम पर ले जाया जाता है, तो उस पीरियड में जो, या मान लीजिए किसी इंडस्ट्री में वो काम कर रहे हैं, उसके बाद उस इंडस्ट्री में काम करना, वहाँ पर काम ख़त्म हो गया और वो बिहार में काम कर रहे हैं, उसके बाद काम की तलाश में वो तमिलनाडु जा रहे हैं, तो इस पीरियड को ये बीच का जो पीरियड है टू सीक एम्प्लॉयमेंट, तो उसको बोलते हैं फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट, आंशिक बेरोजगारी। मैं समझता हूँ कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब रोजगार क्या होता है, तो रोजगार का आप देखेंगे कि जो व्यक्ति 273 दिन 273 डेज पर ईयर, ठीक है, पर ईयर फॉर 8 आवर्स, अगर कोई व्यक्ति ये काम करता है तो उसको व्हाट डज दिस मीन, ये व्यक्ति रोजगार में है। तो 273 दिन अगर कोई व्यक्ति 8 घंटे काम करता है आउट ऑफ 365 डेज, तो उसको कहते हैं कि वो व्यक्ति एम्प्लॉयड है। और जो ये नहीं करता है उसको क्या कहेंगे, अनएम्प्लॉयड कहेंगे, या ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं तो डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट कहेंगे। ये सारे वेरिएंट हैं अनएम्प्लॉयमेंट के। अब दोस्तों ये जो अगर आप सन 2000 का यदि आप एस्टीमेट लेंगे तो हिंदुस्तान में 106 मिलियन माने 10.6 करोड़ लोग बेरोजगार थे, अनएम्प्लॉयड थे। अब इसके जो कारण हैं वो आपको सबको मालूम है कि जिस तरह से हमारे देश में जो ग्रोथ होना चाहिए था वो ग्रोथ चाइना की तरह नहीं हुआ।
आपको पता है, मैंने पहले भी बताया कि 1980 से लेकर के 2010 तक चाइना में 10% ग्रोथ 10% ग्रोथ रेट हुआ। अभी उसका ग्रोथ रेट थोड़ा कम हो गया है, 6% 7% पर आ गया है, लेकिन 30 साल तक चाइना का जो ग्रोथ रेट था वो क्या था, 10% ग्रोथ रेट था। और दूसरा उसने क्या काम किया, 2001 में उसने 1 चाइल्ड नॉर्म घोषित कर दिया। अभी उसमें स्लैकनेस हो गया है, लेकिन 2001 में क्या किया उन्होंने, 1 चाइल्ड नॉर्म, कि कोई भी कपल जो है वो एक ही बच्चा पैदा करेगा। अब हमारे देश में क्या हुआ, हमारे देश में इस पीरियड में 1980 तक चाइना की इकोनॉमी और हिंदुस्तान की इकोनॉमी दोनों बराबर थी, लगभग बराबर थी। लेकिन अभी चाइना का जो ग्रोथ रेट है इतना ज़्यादा बढ़ जाने के कारण से, और हमारा देश का इसी पीरियड में मैक्सिमम 5 से लेकर 6% ग्रोथ रेट रहा है। अगर एवरेज निकालेंगे आप तो 5 टू इंडिया का जो ग्रोथ रेट है, जो वृद्धि दर है, वो कितना है, 5 से लेकर 5 to 6% ग्रोथ रेट है, एनुअल ग्रोथ रेट। तो एक तो यहाँ पर जो हमारा जो ग्रोथ रेट होना चाहिए चाइना के हिसाब से वो नहीं हुआ। दूसरा, जो हमारा जो पॉपुलेशन का दर है, अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने TFR टोटल फर्टिलिटी रेट कितना निर्धारित किया है, 2.1 TFR। अब बहुत सारे राज्य तो ऐसे हैं, दक्षिण के राज्य, जो 2.1 को पूरा कर लिए हैं। 2. TFR मतलब होता है कि एक महिला 15 साल से लेकर 49 साल के उम्र में 2 बच्चे पैदा करेगी। तो इसका जो तादाद है वो आप दक्षिणी राज्य में, महाराष्ट्र में, और आपको तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, केरल में, ये तो इसको जो है ना अभी उसको फुलफिल कर लिया गया है। लेकिन उत्तर भारत के बहुत सारे राज्य अभी तक इसको जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसको पूरा नहीं किए हैं। उसका रिजल्ट क्या हुआ है, इस 70-72 साल की आज़ादी के बाद से हमारे देश की जो आबादी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और इसके कारण से उस आबादी को गेनफुल एम्प्लॉयमेंट, अंग्रेजी में कहते हैं गेनफुल एम्प्लॉयमेंट, ये डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, गेनफुल एम्प्लॉयमेंट। अब गेनफुल एम्प्लॉयमेंट क्या हुआ दोस्तों, इसका मतलब ये होता है कि ऐसा एम्प्लॉयमेंट, ऐसा रोजगार जिससे कि हमें लाभ हो, हम अपने परिवार का भरण पोषण अच्छे ढंग से कर सकें, हम गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन कर सकें। इसका मतलब ये होता है गेनफुल एम्प्लॉयमेंट। इकोनॉमिक्स में कुछ टिपिकल टर्म्स हैं, उसको आपको याद रखना होगा। तो गेनफुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब यही होता है। अब हमारे देश में स्थिति क्या हुआ कि जो हमारा जो इकोनॉमी जो एक्सपेंड करना चाहिए था वो चाइना के बराबर एक्सपेंड नहीं किया, और आज की स्थिति में यह है कि चाइना की इकोनॉमी हमारे देश की इकोनॉमी से 4-4.5 गुना बड़ी हो गई है। ये बहुत बड़ा विचारणीय प्रश्न है। दूसरा, चाइना ने अपने जो डेवलपमेंट के काम किए उसमें सबसे ज़्यादा उसने जो फोकस किया वो क्या किया, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पर। और इस तरह से हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का उस तरह से बढ़ावा नहीं हुआ जिस तरह से चाइना में हुआ। और उसके लिए उसने विदेशों से, जो मैंने FDI बोला, वो विदेशों से FDI काफ़ी मात्रा में कैपिटल प्राप्त किए और उसको मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में लगाया, और जिसके कारण से आप देखते हैं कि चाइना का जो गुड्स है वो पूरे विश्व में फैल गया है, व्याप्त हो गया है, और भारत भी इसे अछूता नहीं, और हमारा एडवर्स बैलेंस ऑफ ट्रेड हो गया है। तो इसके बारे में पहले बता चुका हूं। तो इसके कारण से हम क्या देखते हैं कि हमारे देश में बेरोजगारी की समस्या, जिस तरह से पॉपुलेशन का दर बढ़ा और उस तरह से हमारा GDP का ग्रोथ नहीं हुआ, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर हमने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, इनफ्लो ऑफ कैपिटल भी जो FDI है वो विश्व के जो 2 बड़े बड़े जो देश हैं, ब्राज़ील, चाइना या अन्य जो देश, जापान या अमेरिका या और दूसरे जो देश हैं, उसके अपेक्षाकृत हमारे देश में FDI भी बहुत ज़्यादा नहीं आया है।
इवन आफ्टर द लिबरलाइजेशन या उदारीकरण के बाद भी। तो दोस्तों इसका रिजल्ट क्या है? रिजल्ट ये हुआ कि सन 2000 में 106 मिलियन माने 10.5 करोड़ लोग, जो लेबर फोर्स है हमारा, जो वर्क फोर्स है, वो बेरोजगार था। अभी भी जो अर्थशास्त्रियों का एक अनुमान है, इस कोरोना के महामारी को आप छोड़ दीजिए, अभी तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि 23%, 27% बेरोजगारी पहुंच गई है। लेकिन अगर नॉर्मल कोर्स में अगर आप देखें तो 7-8%, 10% बेरोजगारी हिंदुस्तान में हमेशा टोटल वर्क फोर्स का हमेशा रही है। और इससे निजात पाने के लिए भारत सरकार ने बहुत सारे काम शुरू किए थे। अब ये कौन कौन से काम शुरू किए? तो आप देखेंगे कि 1980 के 1970 के दशक से भारत सरकार, जैसे मैंने पहले लिखा, रूरल वर्क्स प्रोग्राम। अब ये रूरल वर्क्स प्रोग्राम क्या होता है कि गांव में या वहाँ पर सिविल वर्क्स करना, रोड बनाना, और जो छोटे मोटे जो काम हैं, जो वहाँ के जो उसमें एसेट्स में वृद्धि करना, तो ये जो कंस्ट्रक्शन ऑफ सिविल वर्क्स है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस दिया गया। इसके बाद में दूसरा जो कार्रवाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया वो था योजना मार्जिनल फार्मर्स एंड एग्रीकल्चरल लेबरर्स। और इसके तहत में ऐसे फार्मर्स जो मार्जिनल थे, मार्जिनल में दोस्तों आप जानते होंगे कि मार्जिनल फार्मर किसको कहते हैं? ऐसे फार्मर जिनका कि 1 एकड़ से ज़्यादा जिनका ऑनरशिप है लैंड पर, या 1 हेक्टेयर, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, तो 1 हेक्टेयर से अगर कम वो जोतते हैं, 1 हेक्टेयर में होता है 2.5 एकड़ बराबर 1 हेक्टेयर। तो अगर 1 हेक्टेयर से कम कोई जोतदार है, कोई किसान है, तो उसको मार्जिनल फार्मर कहते हैं। और इनको सब्सिडी के आधार पर क्रेडिट सपोर्ट और देने का प्रावधान किया गया। उन्हें डेयरी खोलने के लिए प्रोत्साहित किया गया, पोल्ट्री फार्म, फिशरी और सुअर पालने का काम, जैसे पिगरी जिसको बोलते हैं, और हॉर्टिकल्चर, उद्यानिकी, इसमें सब्सिडी इनको माने एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर दोनों को जोड़ने का काम किया गया। अब जैसा कि आप जानते हैं कि चाइना में जो टोटल जो एग्रीकल्चर जो है, उसमें एग्रीकल्चर मतलब केवल एग्रीकल्चर नहीं होता है, उसमें हॉर्टिकल्चर होता है, फिशरी, हॉर्टिकल्चर, फिशरी और पिगरी, पोल्ट्री, ये बहुत सारे चीज़ हैं, और सोशल फॉरेस्ट्री भी होता है। तो देयर आर सो मेनी वो पार्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का मतलब ये नहीं होता है केवल आप जिन्स पैदा करें, गेहूं और चावल का उत्पादन करें, इसमें बहुत सारे चीज़ जुड़े हुए हैं। तो अभी चाइना ने क्या किया? चाइना ने एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए उसने क्या किया? हॉर्टिकल्चर पर बहुत ज़्यादा फोकस किया। तो अभी वर्तमान स्थिति यह है कि टोटल जो एग्रीकल्चर में जो उसको जो प्रोडक्शन होता है या उसका जो जीडीपी में हिस्सा है, उसका 40% जो है, 40 से लेकर 48% उसमें भाग किसका है? हॉर्टिकल्चर का है, उद्यानिकी का। और इसी कारण से हम देख रहे हैं कि चाइना में जो एग्रीकल्चर की जो वृद्धि हुई है पिछले 30 साल में, वो कितना हुआ है? 5% से ऊपर। जबकि हमारे देश में कभी भी 2 जैसे मैंने पहले कहा था 2.7% से ज़्यादा कभी भी ग्रोथ रेट एग्रीकल्चर में नहीं हुआ। जबकि हमारे योजनाकारों ने हमेशा एग्रीकल्चर का ग्रोथ रेट 4% रखा था, लेकिन इन स्पाइट ऑफ दिस कभी हम प्राप्त नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि हमने एग्रीकल्चर को डाइवर्सिफाइड नहीं किया। तो डाइवर्सिफाइड नहीं होने के कारण से दोस्तों क्या हुआ है कि हम एग्रीकल्चर में उतना विकास नहीं कर पाए जितना चाइना ने विकास किया। एग्रीकल्चर में विकास होने के लिए जो आपका क्वेश्चन है, उसके लिए 2-3 बातों पर ध्यान रखना, और भारत सरकार अभी कर भी रही है। जैसे कि मैंने आपको पहले के वीडियो में बताया था कि जिस तरह से हरित क्रांति जो हमारे देश में 1966-67 से शुरू हुआ, पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में, अब और मैंने गेहूं के मामले में, और तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में, अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश में चावल के मामले में,
खास करके उनके कोस्टल एरियाज जो हैं उसमें। तो दोस्तों अब ये क्या हो गया कि दे हैव रिच्ड प्लेटो। प्लेटो मतलब माने जितना ऊंचाई प्राप्त करना था उतना ऊंचाई प्राप्त कर लिए, अब इसमें ज़्यादा वृद्धि की गुंजाइश नहीं है। हालांकि यदि आप देखेंगे प्रोडक्टिविटी के मामले में, तो जैसे मैंने आपको पूर्व के वीडियो में बताया था कि अगर हिंदुस्तान के गेहूं के उत्पादन को अगर कंपैरेटिव एनालिसिस आप ब्रिटेन से करेंगे या चावल के उत्पादन का कंपैरेटिव एनालिसिस इजिप्ट में करेंगे, जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी के मामले में हाई है पूरे वर्ल्ड में, तो अभी भी जो है हम 50% 60% से ज़्यादा नहीं छू पाए हैं। तो एक तो वो है कि जो प्रोडक्टिविटी जो जहाँ पर हमारा इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ है, जो हरित क्रांति के क्षेत्र में तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में और यूपी में, वेस्टर्न यूपी में, हरियाणा में और पंजाब में, और कुछ कुछ हिस्सा राजस्थान में भी जहाँ पर कि इंदिरा गांधी कैनाल निकलती है। तो एक तो वो करना है कि इनमें प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाए, नए नए सीड्स का उसमें उपयोग किया जाए। चाइना ने क्या किया, चाइना ने आप देखेंगे चाइना ने 100 प्रकार के स्ट्रेंथ्स डेवलप किए हैं, और वो स्ट्रेंथ्स चावल में, गेहूं में। ऐसा क्यों हुआ है? बिकॉज उन्होंने R&D पर बहुत ज़्यादा खर्चा किया। R&D माने रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इस पर उन्होंने बहुत ज़्यादा खर्चा किया है। और इसके कारण से अब जो ट्रेडिशनल जो सीड्स हैं उसका वो उपयोग कर ही नहीं रहे। तो इसके कारण से जो उनका जो इंडिजिनस जो स्ट्रेंथ्स या वेराइटी जो उन्होंने पैदा किया, और फिर ज़मीन आप जब मिट्टी का वो गुणवत्ता जांचेंगे, लैब टेस्टिंग होगा, कौन सी मिट्टी में कौन सा सीड्स काम करेगा, तो ये पूरी तरह से अगर वैज्ञानिक पद्धति अपनाई जाएगी तो उस हालत में क्या होगा कि प्रोडक्टिविटी या उत्पादकता बढ़ेगा। एक तो ये है जो हमारे पास में ऑलरेडी ये सब एरिया फुल्ली डेवलप्ड एरिया हैं। दूसरा, भारत सरकार ने अभी क्या किया, लुक ईस्ट। लुक ईस्ट मतलब जो बिहार है, बंगाल, उड़ीसा और ब्रह्मपुत्र का मैदान, इनमें आपको मैंने बताया था कि बहुत ज़्यादा ग्राउंड वाटर है। और अभी मैंने पहले आपको बताया है कि पूरे हिंदुस्तान का जो ग्राउंड वाटर है वो 60% ग्राउंड वाटर इन्हीं इलाकों में है, जबकि वो पूरे हिंदुस्तान के मात्र 30% भाग हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर अगर हम पंपिंग सेट और ट्यूबवेल के माध्यम से कंट्रोल्ड इरिगेशन की व्यवस्था हम कर सकते हैं, तो उस हालत में जो हमारा एरिया जो अभी 3 राज्य और प्लस 2 राज्य दक्षिण के मैंने 5 राज्य तक सिमटा हुआ है, उसको हम डाइवर्सिफाइड कर सकते हैं। और अगर डाइवर्सिफाइड होगा, अधिक एरिया में अगर हम खेती करने लगेंगे और वैज्ञानिक ढंग से खेती करेंगे, जैसे हमने पंजाब में किया, तो उसका लाभ क्या होगा, हमारे जो टोटल जो हमारा जो अभी प्रोडक्शन है गेहूं का या चावल का, उसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि होगी। और जब सरप्लस बहुत ज़्यादा होगा तो हम निर्यात करने की स्थिति में भी रहेंगे और उससे हम डॉलर कमाएंगे। और बैलेंस ऑफ पेमेंट जो हमारा देश का बिगड़ा हुआ है, उसमें भी जो है उसमें दुरुस्तीकरण का काम होगा। अगर हमारा एग्रीकल्चर, जो कि हिंदुस्तान बहुत ज़्यादा भाग्यशाली है क्योंकि यहाँ पर सालों भर जो है ना खेती की जा सकती है, ये फायदा विश्व के कुछ ही चुनिंदे देशों को प्राप्त है, क्योंकि उनका तो अभी रूस में चले जाइए, उनके लिए एक फिक्स्ड टाइम है, उसी समय में खेती कर सकते हैं, बाकी समय वो खेती नहीं कर सकते। लेकिन हिंदुस्तान में ऐसी बात नहीं है। हिंदुस्तान में तमिलनाडु में भी खेती की जा सकती है और सालों भर हिंदुस्तान में कहीं न कहीं सालों भर खेती की जा सकती है। आपने देखा होगा 12मासी आम, सालों भर आम पैदा होते हैं हिंदुस्तान में। दूसरा, जिस तरह से चाइना में देखिए एग्रीकल्चर के भी अपने एक लिमिटेशन होते हैं। अब एग्रीकल्चर मतलब क्या होता है, केवल एग्रीकल्चर नहीं होता है, मतलब प्रोडक्शन ऑफ सीरियल्स नहीं होता है, पल्सेज नहीं होता है, उसमें बहुत सारे चीज़ जुड़े हुए हैं। क्या क्या हुए हैं? नंबर 1 हॉर्टिकल्चर, उद्यानिकी जिसको बोलते हैं। दूसरा फिशरीज। तीसरा एनिमल हस्बेंड्री। चौथा फार्मिंग, तो इसी में आ गया एग्रीकल्चर में ही, फार्मिंग आप लिख सकते हैं। और इसके बाद में पोल्ट्री फार्म, मुर्गी पालन जिसको बोलते हैं। उसके बाद में सोशल फॉरेस्ट्री, ऐसा फॉरेस्ट लगाना है, ऐसा पेड़ पौधा लगाना है लकड़ी के लिए जो 10 साल में मैच्योर हो जाए और जलावन के लिए फ्यूल वुड के रूप में काम आए, और इसका बेसिक पर्पस यही है। और इससे किसान या उसे लाभ भी प्राप्त करें बेच करके।
तो सोशल फॉरेस्ट्री, ऐसे पौधे, ऐसे लकड़ी जो 10 साल में मैच्योर हो जाते हैं, वो अगर आप अपने खेतों के मेड़ पर लगा देते हैं तो 10 साल में मैच्योर होने पर आप उसको बेच सकते हैं। तो ये बहुत सारे इसके इंग्रेडिएंट हैं। तो चाइना ने क्या किया कि हॉर्टिकल्चर पर बहुत ज़्यादा, या फ्लोरिकल्चर भी उसमें शामिल है, फूल का उत्पादन। अभी बहुत सारे देश फूल का उत्पादन करके उसको निर्यात करते हैं दूसरे देशों में और अच्छा मुनाफा कमाते हैं। हॉर्टिकल्चर में क्या होता है कि फल का उत्पादन, जैसे कि अभी भारत सरकार ने क्या किया है कि कश्मीर से एक ट्रेन चलेगी जो दक्षिण भारत तक सीधे जाएगी और एप्पल लेकर के जाएगी सीधा, ताकि एप्पल खराब नहीं हो। और आप जानते हैं जम्मू कश्मीर में और हिमाचल में बहुत ज़्यादा एप्पल का उत्पादन होता है, उसका एप्पल का अधिक से अधिक मुनाफा मिले, वो दूसरे राज्यों में जल्दी पहुंच जाए, तो इसके लिए भारत सरकार अभी ट्रेन भी शुरू किया है ताकि वहाँ के किसानों को मुनाफा हो। एकदम कर सकते हैं। और भारत सरकार ने तो जो है, आपको मालूम होगा कि किसान चैनल ही खोला हुआ है, जहाँ पर कि किसान भाइयों को हमें समय समय पर उनको जानकारी दी जाती है कि किस समय में फसल बोना है, उसको मिजाई करने का टाइम क्या होगा, कब कब आपको पानी डालना है। तो जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड नॉलेज है, उस सारे नॉलेज को जानकारी जो है किसान चैनल के द्वारा, रेडियो के द्वारा, टेलीविज़न के द्वारा भारत सरकार पिछले 30-40 साल से दे रही है। हम लोग भी सुन रहे हैं। और ये डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, चाहे वो आपको रिमोट्स, अभी भारत सरकार जो इतना रॉकेट वगैरह छोड़ रही है, जो अपने उपग्रह सैटेलाइट जो छोड़ रही है, या रिमोट सेंसिंग जो उपग्रह जो छोड़ रही है, उसका काम क्या है कि उसका ये भी काम है कि कब बारिश होगी, नहीं होगी, क्या क्या समस्याओं से गुजरना होगा, अगर बारिश होगी तो कितनी तादाद में होगी। आजकल फोरकास्टिंग बहुत सटीक ढंग से किए जाते हैं। और ये सारे जो हमारे जो ये विज्ञान है, रॉकेट विज्ञान, जो उपग्रह विज्ञान है, ये खेती में भी बहुत ज़्यादा लाभदायक है। इसके बाद में भारत सरकार ने एक स्मॉल फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसीज, इसकी भी शुरुआत किया, जिसके तहत में आप देखेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग, जैसे कि रोड का बनना, अभी गांव देहातों में आप देखते होंगे जहां पर कि एकदम कच्चे रोड हुआ करते थे, अब पक्के रोड बन गए हैं। मेन रोड भी, उसका भी डबल माने दोहराकरण हो गया है। दूसरा, मार्केट कम्प्लेक्स का निर्माण, और इसके अलावा माइनर और मेजर इरिगेशन का प्रावधान, ये सारे चीज़ जो है वो इसके तहत में किए गए। और इसके बाद में एक और किया गया कि इंटीग्रेटेड ड्राईलैंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। अब दोस्तों, इसमें जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में लगभग जो 65% या 60% जो एरिया है वो ड्राईलैंड एरिया है। उसके विकास के लिए भारत सरकार ने सॉइल कंजर्वेशन, लैंड डेवलपमेंट, वाटर हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी, इसको बढ़ावा दिया इस प्रोग्राम के तहत में। और जो कि चूंकि ये जो प्रोग्राम है वो हाईली लेबर इंटेंसिव है, इसीलिए इससे ये उम्मीद किया गया कि एक्सटेंसिव जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट होगा, एक्सटेंसिव जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। और इसके बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और विभिन्न राज्य सरकारों ने एग्रो सर्विसेज सेंटर खोला, और जिसमें कि ऐसे सेंटर जिसमें कि जो हमारे जो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हैं, डिप्लोमा होल्डर हैं, उनको जो है अधिक से अधिक काम दिया जा सके और उनकी जो है बेरोजगारी को दूर किया जा सके, और इनका जो अनुभव है उसको किसानों तक पहुंचाई जा सके। अभी आपने देखा होगा कि सभी राज्यों में विलेज एक्सटेंशन ऑफिसर, या इसको बोलते हैं विलेज लेवल ऑफिसर, या दूसरे जगह विलेज एक्सटेंशन ऑफिसर, ये जो अधिकारी होते हैं वो गांव लेवल पर काम करते हैं और किसानों को एग्रीकल्चर या जो कृषि से संबंधित, हॉर्टिकल्चर से संबंधित या उससे एलिड एक्टिविटी जो भी है उससे संबंधित जानकारी समय समय पर किसानों को प्रदान करते हैं। और सरकार ने इसकी व्यवस्था हर ब्लॉक स्तर पर किया हुआ है,
और इन विलेज लेवल ऑफिसर VLW जिसको कहते हैं या VLO, वो लोगों तक नए नए जानकारी किसानों तक पहुंचाते हैं। इसी तरह से भारत सरकार ने एरिया डेवलपमेंट स्कीम की पर्टिकुलर एरिया के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो मूलभूत जो ढांचा है उसको दुरुस्त करने का काम, लैंड डेवलपमेंट का काम, माइनर इरिगेशन की व्यवस्था करना, वो ट्यूबवेल गाड़ना, ये सारा चीज़ जो है इस स्कीम में शामिल था। और इसके बाद में लास्ट जो अगला है क्रैश प्रोग्राम फॉर रूरल एम्प्लॉयमेंट। क्रैश प्रोग्राम फॉर रूरल एम्प्लॉयमेंट में दोस्तों कि कम से कम 100 लोगों को रोजगार देने की व्यवस्था की गई थी कि एम्प्लॉयमेंट टू 100%। तो इसके तहत में जो है ये भी प्रोग्राम चलाया गया था। और इसके बाद में नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, जिसको कि NREP कहते हैं, इसको भी भारत सरकार ने चलाया। अब ये दोस्तों, ये पहले फूड फॉर वर्क प्रोग्राम था, फूड फॉर काम के बदले अनाज योजना, और इसको भारत सरकार ने क्या किया 1980 में इसको नाम दिया नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम NREP। और इसके तहत में 25% जो है आउटले सोशल फॉरेस्ट्री के लिए, 10% डायरेक्ट बेनिफिट फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए, ये उसमें चिन्हित किया गया कि जो विकास होना चाहिए, जो रोजगार होना चाहिए, वो एक पक्षीय नहीं होना चाहिए। उससे जो शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब के जो मेंबर हैं, सदस्य हैं, उनको भी अधिक से अधिक फायदा मिले। अब इसके अतिरिक्त रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, ये ऐसे 1983 में जारी किया गया था। और इसका जो बेसिक मकसद था वो था क्या कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 100% फंडेड कार्यक्रम था। और इसमें जो बेसिक जो टारगेट था वो था कि ऐसे मजदूर जो कि पूरी तरह से लैंडलेस हैं और उनको मदद करना, सपोर्ट करना, ताकि उनके पास में ड्यूरेबल एसेट्स का निर्माण हो सके। और इसके बाद में दोस्तों जवाहर रोजगार योजना, इसके बाद में इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसको बोलते हैं IRDP, ये शुरू किया गया 1980 में। ये मैं शॉर्ट में इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको आंसर लिखने में सहूलियत हो जाए। और ये जो 1980 में जो IRDP जो शुरू किया गया था, वो भारत सरकार ने देखा कि बहुत सारे पैरेलल प्रोग्राम, जो पॉवर्टी एलिविएशन के जो प्रोग्राम है, गरीबी हटाओ के जो प्रोग्राम है, वो पैरेलल चल रहे हैं। और जिससे इसमें जो है ना अनेक प्रकार की विसंगतियां उत्पन्न हो रही है। जैसे कि उस समय जो प्रोग्राम चल रहा था, जैसे ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम, उसके बाद में मार्जिनल फार्मर्स एंड एग्रीकल्चर लेबरर्स का प्रोग्राम था, उसके बाद स्मॉल फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी, उसके बाद में कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये सारे जो प्रोग्राम चल रहे थे, उन सब को मिला करके भारत सरकार ने क्या किया, IRDP इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया। और इसका जो बेसिक जो मकसद था कि पर कैपिटा आमदनी को बढ़ाया जाए, और इसके अलावा जो गरीबी है उसको उसमें कमी किया जाए, अधिक से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त हों, और खास करके देहाती इलाकों में प्राप्त हों। और इसमें जो है पूरे देश के 5011 ब्लॉक में शुरू किया गया था। और इसमें प्रत्येक ब्लॉक में 600 फैमिली को इसमें चिन्हित किया गया था ताकि उसको मदद किया जा सके। और इन दिस वे 15 मिलियन, मतलब 1.5 करोड़ फैमिली को, और जब 15 मिलियन होगा और 1 मिलियन, एक परिवार में अगर 5 सदस्य होता है तो 75 मिलियन माने 7.5 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का कार्यक्रम तय किया गया था। ये इसका मकसद था। इसके बाद में गवर्नमेंट ने जवाहर रोजगार योजना, राजीव गांधी गवर्नमेंट ने जवाहर रोजगार योजना 1989 में शुरू किया। और इसमें जो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम था और नेशनल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम ये वाला,
और लैंडलेस, ये दोनों को कंबाइन करके 1989 में जवाहर रोजगार योजना शुरू किया गया। और इसका जो बेसिक मकसद था, जनरेशन ऑफ गेनफुल एम्प्लॉयमेंट बाय स्ट्रेंथनिंग द रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। पहला जो उसका ऑब्जेक्टिव था, गेनफुल एम्प्लॉयमेंट बाय स्ट्रेंथनिंग द रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, माने ग्रामीण क्षेत्रों में जो संस्थागत आधारभूत संरचना है उसको मजबूत करके गेनफुल लाभदायक एम्प्लॉयमेंट या रोजगार प्राप्त करना। अब रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है दोस्तों? जैसे रोड का निर्माण, जैसे इरिगेशन की सिंचाई में वृद्धि, जैसे इसमें स्कूल का भी निर्माण हो सकता है जिससे कि लिटरेसी रेट बढ़े, हेल्थ जो सेंटर है उसका निर्माण होगा। इसके अलावा जो लैंड डेवलपमेंट है, आप देखते होंगे कि बहुत सारे लैंड जो है बैरन हो जाते हैं, उसको डेवलप करना होता है ताकि उसकी प्रोडक्टिविटी बनी रहे। तो उसके लिए लैंड डेवलपमेंट ये बहुत बड़ा अभी इशू है। जो लोग शहर में रहते होंगे उनको मालूम नहीं होगा। तो जमीन का, खेती का विकास, और इसमें मेड़ का बंधन होता है। उसके बाद में जमीन जो ऊंचा नीचा रहता हो तो समतलीकरण करना होता है ताकि पानी जो है ना अटके, पानी रन ऑफ नहीं हो जाए। ये सब उसका इंपॉर्टेंट फोकस है लैंड डेवलपमेंट में, इसके इंग्रेडिएंट हैं। और इसके अलावा ड्यूरेबल एसेट्स तैयार करना। अब ड्यूरेबल जैसे कि आप भैंस खरीद करके दे दीजिए, उससे दूध उत्पादन होगा। गाय खरीद के दे दीजिए, मछली उत्पादन के लिए उनको सब्सिडी दीजिए ताकि वो आमदनी प्राप्त कर सकें। और इसके अलावा जो मजदूरी की जो दर है उसमें ज़्यादा वृद्धि करना। तो अभी आप हिंदुस्तान में भी देखते होंगे कि पिछले 20-30 सालों में ये हुआ है कि एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ये हुआ है कि मजदूरी के दर में बहुत वृद्धि हुई। और एक दिन मैंने आपको पहले कहा था कि पहले लोगों को 5 सेर मैंने 3.5 kg धान दिए जाते थे उत्तर भारत में, यूपी बिहार में, पूरे दिन काम करने, 8 घंटा काम करने के बाद में। आज की तारीख में अगर धान का कीमत 16 रुपया है तो उसका दाम कितना हुआ? 16 या 48 और 16 का आधा 8, तो 56 रुपया हुआ। मतलब 5 सेर बराबर 3.5 kg। अब 56 रुपये जो है अभी वर्तमान में जो मजदूरी की दर है वह क्या है? अगर कोई किसान किसी मजदूरी से काम कराएगा तो उसको 200 से लेकर 250 रुपया मजदूरी देना पड़ता है। गांव देहात की स्थिति है। तो बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। इसी तरह से जो मनरेगा कार्यक्रम चल रहे हैं भारत सरकार के, तो उसमें भी जो है वो उन्होंने मिनिमम वेज एक्ट का प्रावधान रखा है। और मिनिमम वेज एक्ट में क्या है दोस्तों? हर साल उसका निर्धारण संबंधित जिले के कलेक्टर के द्वारा होता है। तो वो एक एरिया स्पेसिफिक है। पूरे भारतवर्ष का वेज नहीं निर्धारण होता है, बल्कि स्टेट गवर्नमेंट भी जो है वो एरिया स्पेसिफिक संबंधित जिले के कलेक्टर के द्वारा वेज का, मिनिमम वेज का निर्धारण किया जाता है। और अभी जो आप देख 200 से ज़्यादा, कहीं कहीं 180 रुपया, कहीं 200 या 225 रुपया मिनिमम वेज है, मजदूरी का दर है। ये बहुत ज़्यादा इसमें वृद्धि हुई है। के तहत में सोशल फॉरेस्ट्री का काम लिया गया, जैसा मैंने आपको बताया। उसके बाद सॉइल कंजर्वेशन, माइनर इरिगेशन का प्रावधान किया गया। और जो गांव में जो तालाब हैं उनके कंस्ट्रक्शन के काम और उसके रिनोवेशन का काम भी उसमें जोड़ा गया। और जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के जो उनके जो कच्चे मकान होते थे उसके बदले में उनको इंदिरा आवास योजना के तहत में, आप जानते होंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट उनको मकान बना करके दिए गए हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ रूरल रोड्स, गांव देहातों में आप देखेंगे गांव में रोड बने हुए हैं, पक्के रोड बन रहे हैं गांव-गांव में। ये भी जवाहर रोजगार योजना का एक पार्ट है। और इसके अलावा कंस्ट्रक्शन ऑफ कम्युनिटी सेंटर्स, पंचायत हाउस एंड महिला मंडल, ये जो सारे जो मैं अभी आपको बताया, स्कूल बिल्डिंग, ये सभी जो है जवाहर रोजगार योजना में शामिल किए गए हैं।
और आप जानते हैं कि इंदिरा आवास योजना के तहत में 1993-94 से शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट घर बना करके भारत सरकार के द्वारा दिए जाते रहे हैं। अभी भारत सरकार ने एक बहुत अच्छा योजना शुरू किया हुआ, जिसके तहत में सब्सिडी के आधार पर जो मार्जिनल जो शहरों में और गांव में भी जो गरीब लोग हैं उनके लिए सस्ते घर के तहत में उन्हें मकान आवंटित किए जा रहे हैं, और आप लोगों ने भी सुना होगा। तो इस तरह से अभी 2005 में, लास्ट में 2005 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसको कि अभी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम भी कहते हैं, मनरेगा, ये कार्यक्रम चलाया और इसको कानूनी जमा पहना दिया। पहले जो कार्यक्रम था वो कानूनी नहीं था, एक्ट नहीं था, अब क्या हुआ, ये कानूनी हो गया। अब इसके तहत में उन्होंने कहा कि ये मैंडेटरी प्रोविजन कर दिया है कि हर व्यक्ति को, मतलब किसी परिवार के एक सदस्यों को 100 डेज कम से कम जो है एटलीस्ट 1 एडल्ट पर्सन को रोजगार मिलेगा। अब इसमें मेन डेज का इस्तेमाल हुआ है। दोस्तों, मेन डेज मतलब क्या होता है, यह आपको समझना होगा। मेन डेज मतलब क्या होता है। अब अगर कोई व्यक्ति 360 दिन, साल में 360 दिन माने 365 दिन होता है, अब इसमें गुना 8 आवर्स, तो कम से कम 100 मेन डेज, इसका प्रावधान जो है इस एक्ट में किया गया है। और उसके लिए एक एडल्ट, अगर मान लीजिए 2 एडल्ट हैं तो 50 डेज फॉर वन एंड 50 डेज फॉर अदर। और इसके अगर कोई काम करने वाला व्यक्ति है जो वर्किंग फोर्स है, उसको अगर 15 दिन के अंदर में काम उसको दिया जाएगा, अगर काम मांगता है, अगर काम नहीं उसको मिलता है 15 दिन के अंदर में, तो उसको मुआवजा दिया जाएगा। तो उसके लिए अलाउंसेज, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेज का भी प्रावधान किया गया है। और ऐसे जो मजदूर हैं उनके लिए मेडिकल फैसिलिटीज़ की व्यवस्था की गई है। अगर उनको किसी प्रकार का जोखिम हो जाता है, चोट पहुंचता है, तो उसके लिए हॉस्पिटलाइजेशन और मेडिकल फैसिलिटी की व्यवस्था भी की गई है। और इसके लिए उनमें वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट जो है वही लागू होगा जो मनरेगा के मजदूरों के लिए, मनरेगा के मजदूरों के लिए वही लागू होगा जो वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के लिए लागू है। और इसके अलावा 5% जो है उनके वेजेज में से डिडक्ट किए जाएंगे, ताकि उनका मेडिकल ट्रीटमेंट या इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस किया जा सके। और इसमें ट्रांसपेरेंसी या स्पष्टता रखने के लिए, पारदर्शी रखने के लिए, इसका पूरा जो एलोकेशन है, उस जो खर्चे हो रहे हैं उसका पब्लिक स्क्रूटनी किया जाएगा। और जैसा मैंने आपको बताया कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या जो डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है उसको रिस्पॉन्सिबल बनाया गया इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए। और इसके अलावा ग्राम सभा जो है वो मॉनिटर करेगा अपने ग्राम में जो जो काम हो रहे हैं, जो डेवलपमेंट वर्क हो रहे हैं, उसका भी पंचायत लेवल पर उसका सोशल ऑडिट करेगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं मनरेगा के। अब अगर आप इसमें जो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1% ऑफ जीडीपी, 1% ऑफ जीडीपी के खर्च का प्रावधान किया है, माने 40,000 करोड़ रुपया, 40,000 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष खर्च करने का प्रावधान किया है। और अभी आप देखेंगे कोरोना के कारण भारत सरकार ने क्या किया, इस आउटले को डबल कर दिया है। क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत सारे मजदूर शहरों से भाग करके पलायन करके गांव चले गए हैं, तो वो भूखमरी की समस्या उनके पास में नहीं हो, इसीलिए उसके आउटले को डबल कर दिया गया है। अब दोस्तों, अब हमारा जो चूंकि समय समाप्त हो रहा है, इसलिए मैं शॉर्टकट करते हुए, हालांकि आपको ये बता दूं कि मनरेगा में जो 100 डेज का जो प्रावधान किया गया है, उसमें अभी तक इसको अचीवमेंट नहीं किया जा सका है। अगर बहुत सारे राज्यों का जो अभी स्टडी किया गया, तो किसी राज्य ने साल में 43 दिन किस मजदूरों को 40 डेज दिया है,
तो किसी ने 40 दिन दिया है, मतलब 60 दिन भी जो है वो 60 डेज नहीं पहुंच पाया है, जबकि एक्ट में 100 डेज का प्रावधान है। दूसरा, अब एक एडल्ट को देने का क्या मतलब है? अगर घर में 4 एडल्ट हैं तो आप चारों को दीजिए, तो वो इसमें एक विसंगति है। अब दोस्तों, हालांकि ये फिर भी जो ये मनरेगा का कार्यक्रम है वो गांव देहातों के लिए, गरीब मजदूरों के लिए एक बहुत बड़ा टॉनिक के रूप में काम कर रहा है। और आपने कोरोना के समय में देखा है कि किस तरह से भारत में इस बेरोजगारी की समस्या से निजात पाने के लिए भारत सरकार ने इसके जो आवंटन का जो दर था 40,000 करोड़, उसको डबल 80,000 करोड़ रुपये कर दिया। अब दोस्तों, सवाल ये उठता है कि बेरोजगारी को दूर करने के क्या क्या इंतजाम किए जाने चाहिए जिससे कि बेरोजगारी दूर हो। तो सबसे पहले जो मैंने लिया है कि टॉप प्रायोरिटी ऑफ एग्रीकल्चर, इरिगेशन एंड वाटर सेट डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब यह मैंने ऐसा क्यों कहा? जैसा कि मैंने अभी बताया था कि एग्रीकल्चर जो है वो बहुत ज़्यादा लेबर इंटेंसिव होता है और इसके तहत में काफ़ी लोगों को रोजगार दिए जा सकते हैं। अगर इरिगेशन, आप देखेंगे कि जब से हमारे देश में लिबरलाइजेशन या उदारीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई है तो इरिगेशन में जो है आउटले, जो हमारा जो लागत है वो बजटरी एलोकेशन वो कम होता गया है। और इरिगेशन में जो पहले 1990 से पहले वो 14% 15% ग्रोथ रेट था इरिगेशन में, वो घट करके 8% हो गया। तो अब इरिगेशन में अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा पूंजी लगाते हैं, उसका अगर विस्तार करते हैं तो उससे क्या होगा फायदा? एक तो लोगों को रोजगार मिलेगा और दूसरा जो हमारा जो फूड सिक्योरिटी है उस पर भी, उसको भी हम नियंत्रित कर पाएंगे। मतलब अधिक से अधिक एरिया का अगर खेती में उपयोग होगा तो उससे उत्पादन बढ़ेगा और हमारा फूड सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा मजबूत होगा। मध्य प्रदेश सरकार ने 1990 के बाद से ही वाटर सेट डेवलपमेंट प्रोग्राम किया और इसको एक पब्लिक जन आंदोलन खड़ा किया है। और इसके कारण से आपने देखा कि वाटर लेवल भी मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा बढ़ गया और इसके अलावा बहुत सारे लोगों को रोजगार भी अवसर प्राप्त हुए। जो एरिया ऑफ कल्टीवेशन था मध्य प्रदेश में वो ज़्यादा बढ़ गया है, जो ग्राउंड वाटर का स्तर था वो भी ऊंचा हो गया है। तो इसी का नकल, अब इसी पॉलिसी को आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने भी और दूसरे राज्यों ने मध्य प्रदेश के वाटर सेट डेवलपमेंट प्रोग्राम को अपनाया है। तो दोस्तों, दूसरा, प्रोमोटिंग एसएसआई यूनिट फॉर एम्प्लॉयमेंट। जैसा कि आप जानते हैं कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो होता है उसमें रोजगार के व्यापक जो उसके जो आप कहेंगे कि बहुत ज़्यादा उसमें फ़ायदा है। और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है जिसको एसएसआई यूनिट कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा लेबर इंटेंसिव होता है। तो हमें इस पर भी विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है और जिससे कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार हो सके। और तो इसमें जो भारत सरकार ने जो डी रिजर्वेशन, मैंने इसको जो रिजर्व कैटेगरी से हटा करके डी रिजर्वेशन कर दिया था, उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। मैंने उसको रिजर्व कैटेगरी में रखना जरूरी है क्योंकि इससे गेनफुल एम्प्लॉयमेंट को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलता है क्योंकि ये लेबर इंटेंसिव है। तीसरा, हाउसिंग फॉर द पुअर। अब हाउसिंग सेक्टर में आप देखेंगे कि एम्प्लॉयमेंट के, रोजगार के बहुत ज़्यादा अवसर प्राप्त हैं, अवसर होते हैं। क्यों होते हैं कि हमारे देश में अभी भी देखेंगे 35 मिलियन माने 3.5 करोड़ लोग ऐसे घर में रहते हैं जो कि कच्चे बने हुए हैं या सेमी कच्चा मकान में रह रहे हैं। तो घरों की जो स्थिति है वो बहुत ही ज़्यादा दुर्दशापूर्ण है। अगर गांव देहात में, शहरों में आप जाएं तो आपको इसका अंदाज़ा लग जाएगा। तो अगर हाउसिंग सेक्टर को, अब जैसे सरकार ने प्रयास भी कर रही है कि सस्ते दरों पर मकान बना करके लोगों को दे रही है, इंदिरा आवास के तहत में SC शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब को फ्री ऑफ कॉस्ट मकान बना के दिए जा रहे हैं। अभी जगह जगह सरकार ने लैट्रिन बनाने के लिए जनता को स्वच्छता अभियान के तहत में सब्सिडी देना चालू किया और बहुत लोग लाभान्वित भी हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में इसमें
अगर हाउसिंग सेक्टर उठेगा तो उससे क्या होगा कि बहुत सारे जो रॉ मटेरियल्स हैं, जो जैसे कि सीमेंट उद्योग, उसको भी बढ़ावा मिलेगा, ईंट उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, जिसमें जो उसमें रॉ मटेरियल लगते हैं, टाइल्स उद्योग का बढ़ावा मिलेगा, जो भी उसमें रॉ मटेरियल्स घर बनाने में लगते हैं, सारे इंडस्ट्री में। एक समय आपने देखा होगा 1995 से पहले सीमेंट उद्योग बहुत ही खस्ता हाल में था, लेकिन जब भारत सरकार ने गांव-गांव को पक्के रोड से या कंक्रीट रोड से जोड़ना शुरू किया, उस समय से कंक्रीट सीमेंट उद्योग आगे बढ़ता गया और वो एक ताकतवर इंडस्ट्री के रूप में हिंदुस्तान में उभरा है। इसी तरह से रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर जो गांव देहातों के जो मूलभूत संरचना है, जैसे रूरल रोड, जिस पर कभी प्रयास हो रहा है, तो अगर उसमें भी अगर हम बढ़ावा देते हैं और काम करते हैं तो उससे भी गेनफुल एम्प्लॉयमेंट की संभावना बहुत ज़्यादा है। और आप जानते हैं कि बहुत सारे गांव अभी भी ऐसे हैं जहां पर कि रूरल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें कि बिजली भी आता है, बिजली के खंभे भी आते हैं, बहुत सारे जगह खंभे गड़े हुए हैं लेकिन उसमें बिजली नहीं आता है, अंधकार रहता है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो ये जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो उसमें अगर हम उसको बढ़ावा देते हैं तो उससे भी रोजगार के बहुत ज़्यादा अवसर प्राप्त होते हैं। और इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि एक्सपेंशन ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री, सोशल फॉरेस्ट्री दोस्तों ऐसे फॉरेस्ट्री को कहते हैं, वानिकी को कहते हैं, जहाँ पर कि आप किसान मेड़ों पर, खेतों के साइड में ऐसे पौधे को रोपते हैं, फलदार वृक्ष को या जलाऊ लकड़ी वाले वृक्ष को, पौधे को, जो 10 साल में 5 साल में वो फल देने लगे और उसके साथ साथ फ्यूल वुड भी हमें मिलने लगे। तो उससे क्या होगा कि किसान को एक तो उससे कैश माने नगद आमदनी भी हो सकती है और साथ साथ अपने जो रोजमर्रा के जो आवश्यकता है उसकी भी वो पूर्ति कर सकता है। और इसके अलावा जो लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। दोस्तों, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा रोजगार के अवसर हैं और जैसा कि एक आईटी सेक्टर को अगर हम सही ढंग से उसको हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर इंजीनियर और ये सारे अगर आईटी इंडस्ट्री को अगर आप वन सेगमेंट ऑफ आईटी इंडस्ट्री प्रोड्यूसेज 2.2 मिलियन जॉब टू कंप्यूटर प्रोफेशनल्स एंड अदर रिलेटेड प्रोफेशनल्स इंगेज इन आईटी इंडस्ट्री। तो आईटी जैसे कि हमारे यहाँ देश में बेंगलोर और हैदराबाद, ये 2 शहर, और गुड़गांव या गुरुग्राम जिसको कहते हैं, ये 3 इंपॉर्टेंट शहर जो आईटी हब हो गए हैं। तो अब इसके कारण से बहुत सारे लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त हो रहे हैं। अब आवश्यकता है कि इसमें और ज़्यादा वृद्धि करें ताकि जो ग्रेजुएट हैं, जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं, कंप्यूटर के जानकार हैं, उनको गेनफुल एम्प्लॉयमेंट मिल सके। और लास्ट में यह है कि साइंक्रोनाइजेशन ऑफ जीडीपी ग्रोथ। दोस्तों, बहुत सारे योजनाकारों का यह मत था कि अगर जीडीपी में विकास दर में वृद्धि होती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में अगर वृद्धि होती है, तो उसका इफेक्ट जो है ना, स्पिल ओवर इफेक्ट हर सेक्टर पर पड़ेगा और उससे रोजगार उत्पन्न होंगे। दैट वाज द लॉजिक और बेसिस ऑफ ऑल द प्लानर्स इन इंडिया राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। लेकिन इसमें क्या देखा गया, केवल जीडीपी के ग्रोथ होने से उसका स्पिल ओवर इफेक्ट सभी को नहीं मिल सकता है। आप देखते हैं कि हमारा देश क्या है, वो एक स्ट्रेटिफाइड सोसाइटी है, जहाँ पर कि बहुत सारे लोग बहुत रिच हैं, बहुत सारे लोग गरीब हैं, बहुत सारे लोग मिडिल क्लास के लोग हैं, बहुत सारे लोग रोडों पर रहते हैं, उनके पास घर भी नहीं है, मार्जिनल मतलब डेस्टिट्यूट हैं, पुअर हैं। 20% जैसे मैंने बताया कि वो गरीबी रेखा से जीवन के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में केवल जीडीपी ग्रोथ पर कंसंट्रेट करने से काम नहीं बनेगा, हमें ऐसा प्रयास करना होगा जिसमें कि जीडीपी का ग्रोथ हो और साथ साथ उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी हो, मतलब रोजगार के भी अवसर प्राप्त हों। दोनों के सम्मिलन से, सैंक्रोनाइजेशन वर्ड है, सम्मिलन, दोनों के सम्मिलन से ही हमारे देश में बेरोजगारी की समस्या को दूर किया जा सकता है। कैसा लगा? अगर आपको कोई सुझाव हो, अगर आप कोई
किसी टॉपिक को अलग से पढ़ना चाहते हैं तो आप निश्चित रूप से हमें ग्रुप में इन्फॉर्मेशन करिए। मैं 1-2 दिन के अंदर मैं उसको टेकअप करूंगा। और आपको मैं बता दूं कि 11 तारीख के बाद से 11 तारीख से हम ऑफलाइन क्लास शुरू करने जा रहे हैं। और तो आप ज़रूर उसमें जो है ना हम आपको टाइमिंग बताएंगे और हमारा टाइम भी अब चेंज होगा, उसका भी जानकारी हम आपको कल दे देंगे। थैंक यू वेरी मच।